तो वास्तविक गुरु तो यही कहेगा कि अगर तुम किसी खास समय के भीतर इस विद्या को प्राप्त करना चाहते हो तो लौट जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। क्योंकि विद्या किसी काल अवधि में प्राप्त होने वाली वस्तु का नाम नहीं है। विद्या तो समर्पण से प्राप्त होती है, साधना से प्राप्त होती है विद्या। यदि समर्पण है, साधना है, जीवन में तपस्या करने की इच्छा है, तो एक ही क्षण में विद्या प्राप्त हो जाती है। और अगर समर्पण में कमी रह जाए तो पूरा जीवन भी कम पड़ता है। नमस्कार सभी को, राम राम। जब सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करे और उस समय बृहस्पति वृषभ राशि में हो तो प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हो जाता है। आज से कुंभ का प्रारंभ वहाँ हो चुका है। बृहस्पति ग्रह ज्ञान के देवता हैं। जब समुद्र मंथन चल रहा था उस समय धन्वंतरी जी एक घड़ा लेकर आए। घड़ा यानी कुंभ, और उस कुंभ में अमृत था। उस अमृत को लेने के लिए देव और असुर दोनों में युद्ध हो गया, क्योंकि दोनों के ही प्रयास से समुद्र मंथन चल रहा था। उस नियम से दोनों को बराबर अमृत मिलना था। परंतु यदि उस अमृत को पाकर असुर अमर हो जाते तो वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते। इसलिए देवताओं ने एक युक्ति निकाली जिससे असुर लोग अमृत से वंचित हो गए। ये एक पौराणिक कहानी है। पौराणिक कहानी के दो पहलू होते हैं। एक, सांस्कृतिक रूप से हम उन देवी शक्तियों को स्वीकार करें जिनके बिना इस संसार की कल्पना करना असंभव है, जो सृष्टि के चलाने में, मानव जीवन को व्यवस्थित करने में, मानव जीवन को संभालने के लिए उन दैवी शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। उनको हम संरक्षित करें। दूसरा, पौराणिक कथाओं के माध्यम से कुछ ना कुछ प्रतीकात्मक चीज़ें भी हमें प्राप्त होती हैं, और वो प्रतीकात्मक जितना ज्ञान है या जो कथा है, उनके जो प्रतीक हैं वो प्रतीक कहीं और इशारा करते हैं जिसे आपको डिकोड करना है। कथाएं इसलिए सुनाई जाती हैं, कथाओं के माध्यम से वो गूढ़ ज्ञान इसलिए दिया जाता है क्योंकि साधारणतः हम सभी कहानी को याद रख सकते हैं। बहुत तरीके से अगर किसी गूढ़ विषय को याद करना हो तो उसे बार बार दोहराने की आवश्यकता होती है। परंतु यदि वही गूढ़ बातें कथा के माध्यम से सुनाई जाएं तो वो हमें एक बार सुनने पर लंबे समय तक याद रहती हैं। तो समुद्र मंथन की कहानी भी कुछ इस प्रकार से है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु बैठ गया। जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके अमृत कलश हाथ में लेकर सभी को जल बांट रहे थे तो उस समय ये नियम बना कि असुर एक पंक्ति में होंगे और देवता दूसरी पंक्ति में होंगे। अब असुर प्रभावित हो गए। घड़ा उन्होंने मोहिनी को दे दिया कि ठीक है आप बांटिए। उन्होंने कहा देखिए जी, ऊपर का जो अमृत है वो हल्का है, नीचे का गाढ़ा गाढ़ा है, तो पहले मैं देवताओं को दे देती हूँ और बाद में गाढ़ा गाढ़ा आप ले लीजिएगा। तो सारे असुर मान गए। परंतु राहु जो बहुत बुद्धिमान था, नवग्रहों में दो ग्रह राहु और केतु वो असुर जाति के हैं। ये एक प्रतीक है। ज्योतिषीय भविष्यवाणी करने में राहु केतु के बिना कोई भी भविष्यवाणी पूरी नहीं होती। एक विशेष रीति में राहु का ट्रांजिट भी देखा जाता है, और राहु से त्रिकोण में जो ग्रह हैं उन पर भी उसका प्रभाव देखा जाता है।
जैसे शनि और गुरु, इन दोनों का भी ट्रांजिट देखा जाता है, चाहे दशा हो या ना हो। जहाँ इनका दोहरा गोचर लग रहा हो, यानी शनि की जो 3 दृष्टियां हैं और बृहस्पति की जो 3 दृष्टियां हैं, उनमें समान रूप से जो राशि प्रभावित होती है उस पर भी विशेष फल कहा जाता है। तो शनि ग्रह, गुरु ग्रह, सूर्य और चंद्रमा तो काल के ग्रह हैं ही। टाइमिंग को सेट करने के लिए चंद्रमा और सूर्य की सहायता भी दी जाती है। तो राहु असुर सूर्य और चंद्रमा के मध्य में बैठ गया। इस बात की भनक चंद्रमा को भी हो गई और सूर्य को भी हो गई। जब अमृत बट रहा था तो सूर्य और चंद्रमा ने इशारे से संकेत देकर विष्णु जी को ये समझा दिया, इशारा करके बता दिया कि बीच में जो बैठा है वो असुर है, उसे नहीं देना। परंतु अमृत तो बट चुका था, राहु अमृत पी चुका था, बीच में उसका सिर सुदर्शन चक्र से काट दिया। परंतु वो अमर हो गया था, इसलिए उसके 2 हिस्से हो गए, एक राहु और दूसरा केतु। ये कथा जितनी सरल है देखने में, सुनने में, परंतु उतनी सरल नहीं है। इसको समझना है तो इसमें से एक विज्ञान भी निकलता है। तो इसलिए विज्ञान बुद्धि के जो इस कथा का अन्वेषण करते हैं, इस पर मंथन करते हैं, वास्तव में वही समुद्र मंथन करते हैं। सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु का बैठना, खगोलीय दृष्टि से इसे आप विचार करेंगे कि राहु की गणना कैसे होती है। हमेशा वो सूर्य और चंद्र के मध्य में ही है। सूर्य को कुछ समय के लिए पृथ्वी से उसको अगर स्थिर मान लिया जाए, एक दूरी को, उसको एक समय के लिए हम माप लेते हैं कि चंद्रमा को अभी छोड़ना है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है उसको एक वृत्त बनाया जाए, सूर्य का एक पथ भ्रमण जिसे कहते हैं, उसको एक वृत्त के रूप में खींचा जाए और उसको एक अनंत आकाश में किसी खास बिंदु पर फैलाया जाए, तो वो भी एक वृत्त का निर्माण करेगा। उसी प्रकार से चंद्रमा और पृथ्वी को, चंद्रमा और पृथ्वी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में एक लाइन खींची जाए और उसका भी एक वृत्त बनाया जाए, तो 2 वृत्त हमें प्राप्त होते हैं। उस चंद्रमा के वृत्त को भी उसी बिंदु पर, उसी काल्पनिक बिंदु पर, चंद्रमा सूर्य के समक्ष उसके ही बिंदु पर अगर रखा जाए तो 2 वृत्त सर्कल वहां बन जाते हैं। वो दोनों वृत्त उत्तर दिशा की ओर जिस बिंदु पर मिलते हैं और दक्षिण में जिस बिंदु पर मिलते हैं, वो 2 बिंदु ही राहु और केतु हैं। उत्तरी दिशा में जो बिंदु मिल रहा है वो एक शैडो प्लैनेट, एक ग्रह का वो पॉइंट, एक ग्रह का निर्माण करता है जिसे शैडो प्लैनेट यानी छाया ग्रह भी हम कहते हैं। तो उत्तरी दिशा में जो है वो राहु है और जो ध्रुव दक्षिण दिशा में जो बिंदु है वो केतु है। तो हमेशा से सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु की उपस्थिति है, ऐसा खगोलीय विज्ञान से हम समझ सकते हैं। क्योंकि कथा समझने के लिए है, सामान्य लोगों को बहुत लंबे समय तक याद रहे, इसलिए ये कथा के माध्यम से हम इस ज्योतिषीय विज्ञान को परंपरा से चला रहे हैं, परंपरा से समझ रहे हैं। अब चूंकि राहु बड़ा बुद्धिमान है, राहु असुर होते हुए उसने देवताओं का वेश धारण कर लिया, यानी अभिनय करने की उसमें क्षमता है। यानी राहु से प्रभावित व्यक्ति भीतर से कुछ और होता है, बाहर से कुछ और हो जाता है। ये क्षमता राहु की है। राहु एक धोखा है, वास्तविक धरातल उसके पास नहीं है। क्योंकि जैसे अन्य ग्रह, जिसमें हमने सूर्य को भी ग्रह लिया है, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, शुक्र, ये सभी ठोस प्लैनेट है, इनका आधार है।
इनका स्वरूप का दर्शन होता है, परंतु राहु का दर्शन नहीं होता, न केतु का दर्शन होता है। इसीलिए इन्हें छाया ग्रह का है, ये शैडो प्लैनेट, कि ये मान लेते हैं कि ये हैं। और विंशोत्तरी दशा में 120 वर्ष की जो एक आयु हमने पराशर ऋषि ने निर्धारित किया है कि 120 वर्ष की यदि एक सामान्य आयु है, उसमें 9 ग्रहों का एक अनुपात से वर्षों का विभाग है। सूर्य 6 वर्ष, चंद्रमा 10 वर्ष, मंगल 7 वर्ष, बुध 17 वर्ष, बृहस्पति 16 वर्ष, शुक्र 20 वर्ष और शनि 19 वर्ष। राहु केतु को मिले हैं 18 वर्ष और 7 वर्ष। राहु को 18 वर्ष और केतु को 7 वर्ष। 25 वर्ष दोनों को अगर योग किया जाए तो राहु केतु को मिलते हैं 25 वर्ष। और अन्य ग्रहों में अधिकतम जो वर्ष मिले 120 साल में, वो शुक्र को मिले। उसके एक कम शनि ग्रह को, शनि से 2 वर्ष कम बुध ग्रह को, उससे 1 वर्ष कम बृहस्पति को, उससे 6 वर्ष कम चंद्रमा को, उससे कम मंगल को और उससे कम 6 वर्ष सूर्य को मिलते हैं। तो इन ग्रहों के क्रम में राहु केतु का प्रवेश है, राहु केतु की सत्ता है, जबकि आकाश में खगोल में ये ग्रह कहीं नहीं है, फिर भी ये हैं। तो ये खोज किसकी है? ये खोज विज्ञान की तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आपने विमान टेक्नोलॉजी बना भी ली, अंतरिक्ष स्पेस में हमारे यान अगर चले भी गए तो कहीं भी खोजेंगे उन्हें तारे मिलेंगे, नक्षत्र मिलेंगे, परंतु राहु और केतु नहीं मिलेंगे। ये मेधा का परिणाम है, ये खोज मेधा की है, ये खोज योग की है कि जिसने ये सृष्टि बनाई है उस प्रजापति ने, उस ब्रह्मा ने इन देवी देवताओं की रचना भी साथ में की है। ज्योतिषीय ज्ञान दैवीय विज्ञान है, विज्ञान तो है, साइंस तो है, पर ये डिवाइन साइंस है। ये साधना से समझ में आती है, साधना से ही इसका आविष्कार हुआ है। कुछ लोग 100% ज्योतिष का ज्ञान वेद में खोजने का प्रयास करते हैं, परंतु उन्हें असफलता मिलती है। वहाँ संकेत तो मिल सकते हैं, नक्षत्रों के संकेत मिल सकते हैं, नक्षत्रों के ऊपर जिन देवताओं का आधिपत्य है उसकी बातें हो सकती हैं, परंतु सीधा सीधा फलित नहीं मिलेगा। गणित तो मिलेगा, और गणित का ही ये परिणाम है कि राहु केतु खोजा गया, और राहु केतु के आधार पर फलित विज्ञान भी हुआ। राहु संसार में फंसाता है, केतु संसार से मुक्ति दिलाता है। राहु के परिचय में अगर कहा जाए तो बहुत लंबा समय लगेगा। केतु का परिचय अगर दिया जाए तो उसके प्रभाव के बारे में बात की जाए तो वो भी बहुत लंबा समय लगेगा। यहाँ कुंभ के इस आयोजन में इन ग्रहों की क्या भूमिका है, क्योंकि शनि ग्रह को भी देखा जाता है, बृहस्पति को भी देखा जाता है, क्योंकि बृहस्पति ने अमृत की रक्षा की, चंद्रमा ने अमृत की रक्षा की, सूर्य ने अमृत की रक्षा की, और शनि ने भी अमृत की रक्षा की। तो इन 4 ग्रहों का आकाश में गोचर में विशेष जब एक स्थान पर एकत्रीकरण होता है, या किसी खास अपने अपने स्थान पर जब ये विराजमान होते हैं, तब कुंभ का आयोजन हो जाता है। जैसे आज बृहस्पति वृषभ राशि में हैं और भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तब प्रयाग में
जहाँ त्रिवेणी है, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, जो दक्षिणापथ और उत्तरापथ भारतवर्ष के प्रमुख राजमार्गों के अति निकट है, ऐसे स्थान पर विश्व भर के वैदिक विद्वान, विश्व भर के योग साधना करने वाले साधक, ऋषि लोग, तपस्वी लोग, मुनि लोग, सिद्ध लोग एकत्रित होते हैं। किस लिए? ज्ञान को बांटने के लिए, क्योंकि मानव जीवन बिना ज्ञान के अधूरा है और बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं। बृहस्पति देवताओं का आशीर्वाद है, देवताओं के गुरु हैं। बृहस्पति ठीक हो तो देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शनि काल का प्रतिनिधित्व करता है। 2.5 वर्ष एक राशि में भ्रमण करता है। 2.5 वर्ष के उसके भ्रमण काल में एक राशि में जब उसकी विशेष स्थिति होती है, उस समय बृहस्पति लगभग 2 राशियां पार कर तीसरी राशि के मध्य में होता है। प्रत्येक वर्ष एक एक राशि को पार करता हुआ बृहस्पति 12 वर्ष में अपने चक्र को पूरा करता है। वहीं 30 वर्ष में शनि देव अपना पूरा एक चक्कर पूरा करते हैं। सूर्य 12 महीनों में, चंद्रमा प्रत्येक महीने में अपना चक्र पूरा करते हैं। अब अपने अपने भ्रमण पर गति करते हुए जब इन राशियों में, विशेष राशियों में, विशेष स्थान पर जब इनका आना होता है, तब हमें फिर से इकट्ठे होकर ज्ञान पर चर्चा करनी होती है, ज्ञान को प्राप्त करना होता है। किनसे? उन गुरुओं से जिन्होंने अपने को ज्ञान के प्रति समर्पित कर दिया है। कि भारतीय परंपरा में कोई कहे कि मुझे ये विद्या प्राप्त करनी है, ये व्याकरण सीखना है, ये दर्शन सीखना है, तो कितने वर्ष में पूरा हो जाएगा? तो वास्तविक गुरु तो यही कहेगा कि अगर तुम किसी खास समय के भीतर इस विद्या को प्राप्त करना चाहते हो तो लौट जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। क्योंकि विद्या किसी काल अवधि में प्राप्त होने वाली वस्तु का नाम नहीं है। विद्या तो समर्पण से प्राप्त होती है, साधना से प्राप्त होती है विद्या। यदि समर्पण है, साधना है, जीवन में तपस्या करने की इच्छा है, तो एक ही क्षण में विद्या प्राप्त हो जाती है। और अगर समर्पण में कमी रह जाए तो पूरा जीवन भी कम पड़ता है। तो समर्पित भाव से जब भी कोई शिष्य गुरु के पास आता है तो उसे ज्ञान अवश्य प्राप्त होता है। तो बृहस्पति महाराज आकाश में गोचर करते हुए इन 12 वर्षों में जब पुनः उस स्थान में आते हैं तो साधक की फ्रीक्वेंसी भी उससे मैच करने लगती है। क्योंकि किसी खास ग्रहों की स्थिति में जीवन में जब हम साधना करते हैं, गुरु के प्रति समर्पण करते हैं, साधना करते हैं, और वही जब आकाश में बृहस्पति महाराज उसी स्थिति में आते हैं तो हमारी वो पूर्व की साधना की स्मृति और दृढ़ हो जाती है और उभर के आती है। सनातन काल से जीवात्मा है, सनातन काल से समस्त मानव ज्ञान से अपना उत्थान करने के लिए प्रयासरत हैं और सनातन काल से ये कुंभ चला आ रहा है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में हो और सूर्य नारायण मेष राशि में प्रवेश करें, जो सूर्य की उच्च राशि है, तब हरिद्वार में कुंभ लगता है। इसी प्रकार 4 स्थानों पर जब वो बूंदें गिरी, असुरों और देवताओं के छीना झपटी में अमृत कलश से 4 बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। वैसे कहते हैं कि 12 स्थानों पर गिरी, 8 स्थान अन्यत्र हैं, परंतु इन 4 स्थानों पर
हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक, यहाँ कुंभ का मेला लगता है, क्योंकि यहाँ अमृत गिरा है। वो अमृत जो आपको अमरता दिलाता है, वो ज्ञान जिसके लिए आत्मा जन्मों जन्मों से प्यासी है। आत्मा तो अजर अमर है ही, वो कभी मरती नहीं है। शरीर ही तो बदलता है, शरीर ही तो छूटता है। तो आत्मा किस अमरता की खोज में है? आत्मा स्वयं को जानने की खोज में है। जिसने स्वयं को जान लिया वो अमर हो गया। और स्वयं को जानने के लिए ही धर्मशास्त्र है, स्वयं को जानने के लिए ही वेद हैं। आपकी भौतिक उन्नति के साथ आपकी आत्मिक उन्नति के लिए ही तो वेद हैं। आपकी आत्मिक उन्नति के लिए ही तो योग शास्त्र है। आपकी आत्मिक उन्नति के लिए ही तो संध्या साधना होती है। और जो इसमें निपुण है, जो इसमें सिद्ध है, जिन्होंने मन पर विजय प्राप्त की है, जिन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया है, जो ब्रह्म से संवाद करते हैं, जिनका नित्य ब्रह्म से मिलना होता है, ऐसे गुरुओं की कृपा प्राप्त करने के लिए ही ये कुंभ है। केवल स्नान करने के लिए कुंभ नहीं है। ज्ञान के तीर्थ में स्नान करना ही तो कुंभ है। वास्तविक स्नान तो वही है। शिविर में रहकर अपने चित्त को एकाग्र कर कर गुरु के प्रति समर्पण भाव से सेवा करते हुए जो आपको प्राप्त होगा, जिस ज्ञान में आप डूब जाएंगे, जिस साधना में आप डूब जाएंगे, वही वास्तव में स्नान है, वही तीर्थ स्नान है। बृहस्पति हर 3 साल बाद अपनी इन राशियों में गोचर करेगा। जैसे कुंभ में, कुंभ के 3 साल बाद मीन को पार करता हुआ मेष को पार कर वृषभ में प्रवेश करेगा। फिर वृषभ के बाद वो सिंहस्थ में आएगा, यानी मिथुन और कर्क को पार करके सिंह में जब प्रवेश करता है तब सिंहस्थ कुंभ लगता है। पहले ये कुंभ नासिक में, फिर उज्जैन में। 1732 में इस सिंहस्थ कुंभ को लेकर थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। पेशवाओं के राजा ने 1732 में, राणोजी शिंदे ने ये कुंभ कुछ विवाद के कारण उज्जैन में करना शुरू कर दिया। अखाड़े को उज्जैन में आमंत्रित कर दिया। तब से एक वर्ष के अंतर में सिंहस्थ कुंभ की परंपरा बीच में आ गई। परंतु जब सिंह में बृहस्पति का प्रवेश हो तो भी कुंभ लगता है, ये परंपरा में रहा है। और उसके बाद तीसरी राशि यानी कन्या तुला को पार करके वृश्चिक में जब प्रवेश करता है तो भी एक कुंभ का आयोजन होना चाहिए। वो कहीं छूट गया है, क्योंकि इसके बाद धनु और मकर को पार करके जब कुंभ में फिर बृहस्पति प्रवेश करेगा तब हरिद्वार का कुंभ लगेगा। तो हर 3 वर्ष के बाद इन 4 स्थानों में कुंभ के आयोजन का नियम ही ठीक है, क्योंकि हर 3-3 साल में व्यक्ति अपने ज्ञान को परिमार्जित करता रहे और वो साधु लोग पूरे भारत से नहीं, पूरे विश्व के लोग, संत लोग, विद्वान लोग आकर मिलें, आपस में बैठें, विचार करें, मंथन करें, समुद्र मंथन की तरह ज्ञान का मंथन करें, तकनीकों का मंथन करें, अनुभवों का मंथन करें, जिससे आत्मा मुक्त हो, आत्मा को अमरता प्राप्त हो, आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो और ये पृथ्वी भोगने के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति का भी साधन बने। यही तो कुंभ का उद्देश्य है।